एवरीवन स्क्रीन क्लियर आवाज़ आ रही है। आई एम ऑडिबल। हेलो, आई एम ऑडिबल। मैम अनिका, काइंडली मेक श्योर कीजिएगा कि आवाज़ आ रही है मेरी नहीं, जो आपकी स्लाइड्स। आवाज आ रही है यार। आपकी स्क्रीन भी क्लियर है। ये स्टूडेंट्स आप लोग पार्टिसिपेट करें भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू बताएं तो सर। सही उनको कि उनको ये आवाज आ रही है और उनकी स्क्रीन क्लियर है। मैं हाल ही आप लोग अपने आप को म्यूट नहीं कर पाए, लेकिन हाँ बिल्कुल, आप आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। जो हमारा कोर्स था ये ऑलमोस्ट 6 to 7 वीक का था। और ये हमारा जो आउटलाइन कोर्स की थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। जो हमने कल सेशन पढ़ा था एआई एजेंट्स के बारे में, इसके अंदर हमने फुल ट्राई किया कि आपको इंटरमीडिएट लेवल तक की जो चीज़ें हम सिखाएं, बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल तक हमने स्टार्ट के अंदर पाइथन ऐसे स्टार्ट हमने किया था, ताकि जो आपकी फाउंडेशन है लैंग्वेज की वो हम बिल्ड कर सकें। उसके बाद हमने डिफरेंट पाथ हैं पाइथन के अंदर, उसकी इंटरमीडिएट तक पाइथन को हमने कवर किया था, ऊप तक। ठीक है, उसके अंदर फंक्शंस और एरर हैंडलिंग तक हमने किया था। फिर हमने वेब स्क्रैपिंग की थी, ताकि हमें चीज़ों का पता चले कि हम डाटा को किस तरह किसी वेबसाइट से लेके आते हैं, किस तरह हम एक डाटा सेट बनाते हैं। फर्दर हमने उन डाटा सेट्स जो हमने बनाए हैं या हम किसी भी वेबसाइट से लेंगे तो हमने उसको एनालाइज करना है। तो हमने डिफरेंट लाइब्रेरीज पढ़ी थी, लाइक पांडास को हमने देखा था, नमपाई को देखा था, कि हम अपना जो डाटा उसको किस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसके जो ट्रेंड्स हैं वो किस तरह हम चेक कर सकते हैं। देन हमने मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ा था, कि उसके अंदर हमारे पास सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की जो टाइप्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हमने देखा था, कि हम किस तरह कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं और किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स पढ़े थे, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, और कुछ मशीन लर्निंग की जो टर्म्स हैं वो हमने देखी थी, जैसे कि प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स होगी। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं आउट आउट क्या नाम है, उसके बाद हमारे पास अंडर फिटिंग आ जाती है। लाइक आपके पास डिफरेंट टाइप्स की हमने टेक्निक्स है ना वो पढ़ी थी। एक पूरा हमारे पास पाइपलाइन हमने देखी थी, हम डाटा किस तरह गैदर करते हैं, डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डाटे को डिवाइड करते हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, फिर उस पर मॉडल ट्रेन करते हैं, देन हम उस पर एंड पे प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बाद हमने न्यूरल नेटवर्क्स को देखा था, कि जो चीज़ें मशीन लर्निंग से भी लाइक कोई चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, तो जो चीज़ें मशीन लर्निंग डिटेक्ट नहीं कर पाती वो हम डीप लर्निंग के थ्रू जो पैटर्न्स हैं ना वो डिटेक्ट करते हैं। बेसिकली जो मशीन लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को डिटेक्ट करती है। फिर हमने कंप्यूटर विजन को पढ़ा था, कि जो एक कंप्यूटर है वो किस तरह इमेजेस का जो डाटा है वो रीड करता है और किस तरह हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। उसके अंदर हमने एल्गोरिथम पढ़े थे, CNN, और कुछ प्री ट्रेंड एल्गोरिथम्स हमने पढ़े थे। उसके अंदर C/10 हो गया, देन डेजनेट हो गया, एफिशिएंट नेट हो गया। देन हमने NLP पढ़ा था। NLP के अंदर हम देखा था NLP हमें किस तरह हेल्प करती है, कि एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, जिस तरह जो LLM मॉडल्स हैं, लाइक ChatGPT हो गया, क्लाउड हो गया, ये सब जो है ये हेल्प करता है, जो NLP है उनको हेल्प करती है चीज़ों को समझने के लिए। उसके बाद हमने जनरेटिव एआई टूल्स को देखा था, कि हम किस तरह जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करके अपनी जो एआई एप्लीकेशंस हैं वो बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट चीज़ों को देखा था। हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डिटेल के अंदर देखा था, एपीआईज को देखा था, और मल्टी मॉडल एआई थे जो हमने देखा था। इस पे हमने जो अपनी फाउंडेशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग की थी, और उन्हीं फाउंडेशन को हम लेके आगे चले थे, जिनको हमने एजेंटिक एआई और मल्टी एजेंट सिस्टम्स का देखा था। इसके अंदर हमने एआई एजेंट्स की जो टूल्स हैं, मेमोरी और रीजनिंग, इनको देखा था। हमने लैंग चेन को पढ़ा था डिटेल के अंदर। इसके अंदर हमने रैग एप्लीकेशन को देखा था, कि किस तरह हम रैग जो आर्किटेक्ट है वो भी रैग यूज़ केस है उसको बिल्ड कर सकते हैं, और जो एजेंट है उसको हम किस तरह एडवांस कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने ये देखा था, क्रू एआई देखा था, कि हम किस तरह मल्टी एजेंट सिस्टम है वो बना सकते हैं। और हमने दो प्रोजेक्ट्स भी देखे थे मल्टी एजेंट्स के, कल जो गुजरा है। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फाइनल असाइनमेंट होगी, जो आपको कल मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें थी हमारे बूट कैंप के अंदर, जो हमने अभी तक कवर कर ली हुई हैं सारी। तो आज अभी तक जो हमने पढ़ा, आपका अगर कोई आप फीडबैक वगैरह देना चाहें
कि आप हम इसके अंदर अगर एडिशन करना चाहें तो किस तरह, कौन सी चीज़ें हमें इसके अंदर ऐड करनी चाहिए, या हम किस तरह इस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपने लर्निंग इन्वायरमेंट को या अपनी टीचिंग इन्वायरमेंट को। और यहाँ पे आई थिंक साजवान भी हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सारी जवान, जी सारी जवान यहाँ पे है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। आप किसी चीज़ से रिलेटेड गाइडलाइन लेना चाह रहे हो, एआई से रिलेटेड हो गया, किसी हैकाथॉन से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो सर आपको मज़ीद बेहतर गाइड कर देंगे। जी सर, ये आवाज आ रही है? जी 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 सर जी, आ रही है। सलाम सर। सर मेरे ख्याल से जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है ना, वो ज्यादा करानी चाहिए थी। वो मेरे ख्याल से इस दफा इस प्रोजेक्ट में इतनी होनी चाहिए थी, बाकी तो ठीक ही रहा। सर किस प्रोजेक्ट में? पूरे कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया सर। बेसिकली ये चीज़ होती है कि जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है ना, हम अपने एंड पे जितनी करवा सकते होते हैं ना, हम आपको बेसिकली एक यूज़ केस को बिल्ड करना बताते हैं कि आप किस तरह के जो यूज़ केस है वो लेके चल सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे एक ओवर की क्लास होती है। अब इस क्लास के बाद अगर आप 2 से 3 घंटे भी इस फील्ड को देते हैं, या आप अपने हाथ से वो चीज़ें गुजारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके पास मज़ीद क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पे हम 30 to 40 मिनट यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस को देते हैं, जो कोड हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। बाकी इंशाल्लाह हम जो आपने फीडबैक दिया इस पे भी गौर व फिक्र करेंगे, इसको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, नहीं नहीं, ये अ, सही है। मतलब फीडबैक अच्छी आपने दी है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड नेक्स्ट में। लेकिन अगर आपका कोई जनरल क्वेश्चन है आई कोड गुरु के बारे में, या हैकाथॉन, या कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो आज सर इसकी लास्ट क्लास है? जी सर आज फीडबैक क्लास है। अच्छा, चलें, जबरदस्त, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो ये पूरा सेशन सर आपने लीड किया है? नहीं सर, मैंने कुछ लेक्चर्स किए हैं और कुछ लेक्चर बाकी ट्रेनर्स ने डिलीवर किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो दैट्स नाइस, माशाल्लाह। चलो ना, अच्छी बात है यार। तो ये 6 हफ्ते का था या 4 हफ्ते का सेशन रहा है? सर ये 6 वीक का है। 6 वीक्स का, चलो जबरदस्त, दैट्स जी। नाइस। चलो यार, थैंक यू सर आप लोगों का कि इनबॉक्स आप में, लोगों ने इसको। हम्म, जी सर मैं एक कह रहा मैसेज था आया कि कि आई वांट टू नाउ हैकाथॉन को कैसे ज्वाइन करते हैं। हाँ यार, ये आप स्लैक इंटरनेशनल हैकाथॉन्स का चैनल है, उसको ज्वाइन करें। वहां पे भी, और अगर आप किसी व्हाट्सएप स्टूडेंट्स ग्रुप है, वहां पे भी ये हम अनाउंस करते हैं। तो एक लिंक होता है, आप वहां जाते हैं, वहां पे फिर एक रजिस्ट्रेशन लिंक होता है, आप रजिस्टर करते हैं जिसमें आप अपना नाम, क्वालिफिकेशन और थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं। उसके बाद फिर आपको एक ईमेल आती है, जिस तरह आपने जब आईकोड ग्रुप भी ज्वाइन किया था ना, इसी तरह होता है। फिर आपको एक ईमेल आती है कि आप एक्सेप्ट हो गए हैं, और ये स्लैक का लिंक है या डिस्कॉर्ड है, जो भी इनका कम्युनिकेशन चैनल है, फिर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं। और उसमें फिर आपको डिटेल्स होती हैं कि आप अगले स्टेप्स क्या है। लेकिन बेसिक स्टेप सबसे पहले ये है कि आप जाके रजिस्टर करें, और वहां से जो उनकी ईमेल आती है ना रजिस्ट्रेशन की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स करें। लेकिन जनरल ये होता है कि आपने एक स्लैक चैनल ज्वाइन करना होता है, वहां जाते हैं, फिर आप एक टीम ढूंढते हैं। आप वहाँ ये बताते हैं कि मुझे ये मेरी एक्सपर्टीज है, मैंने पहले ये किया हुआ है तो मुझे अगर किसी को, जिस तरह आपको टीम की जरूरत है, जो टीम लीड्स हैं उनको मेंबर्स की जरूरत होती है, वो मेंबर्स ढूंढ रहे होते हैं, वहां पे फिर आप एक टीम ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आप उस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। वो टीम लीड्स मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि जी इस टाइम पे आ जाएं। फिर वो आपको कोई छोटा सा टास्क दे देते हैं, वो टास्क कंप्लीट करें। और फिर हैकाथॉन कंक्लूड होती है 2 या 3 दिन में। उसके बाद उनके होते हैं मुख्तलिफ क्लोजिंग सेशन होता है, जिसमें जो टॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो जरूर अटेंड करें, उससे आपको पता चलता है कि
क्या क्या प्रोजेक्ट्स लोगों ने किए हैं, ठीक है, उससे आपकी और नॉलेज बढ़ती है, तो दैट्स हाउ इट रोल्स आउट। थैंक यू सर। अगर किसी का और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर से। और ये जो है जेन एआई जो है ये, इसमें जो है इसमें क्या टेक्निकल क्या काम होता है? मतलब ये तो ऐसे लगता है कि कोई भी बंदा कर सकता है। तो इंजीनियरिंग वगैरह का इसमें क्या काम है? मतलब एक इंजीनियर और नॉर्मल बंदा और एक उसमें उसमें क्या फर्क होगा? सर आप मीन्स के जो जनरेटिव एआई है उसका, और इंजीनियर मीन्स के इंजीनियर किस टाइप के इंजीनियर्स की आप बात कर रहे हैं? थोड़ा आप क्लियर करेंगे क्वेश्चन? ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो ऐसी चीज लग रही है कि मतलब कोई भी बंदा कर सकता है, मतलब ये सैचुरेटेड नहीं हो जाएगी फील्ड? नहीं सर, सैचुरेटेड तो नहीं होगी। हाँ, अगर आप सीख रहे हैं इन चीज़ों को तो जारी बात है, बगैर सीखे तो जनरेटिव एआई को यूज़ नहीं कर सकते ना, जिसके टूल्स हैं। नो डाउट के अभी तक हर बंदा इनको यूज़ कर रहा है, लेकिन उनको मज़ीद अच्छे से आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, जब आप सीखेंगे तो फिर ही आप इनको यूज़ कर पाएंगे ना। अभी ऑलमोस्ट काफ़ी यूज़र्स होंगे जो एलएलएम लाइक जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट हर कोई करता है। अगर आप उनसे पूछ लें तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि प्रॉम्प्ट क्या होती है। ठीक है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमने इनको क्यूरी यहाँ पे ये कर लें वो कर लें, मीन्स कि हम इसको ये करते हैं तो हमें डाटा ठीक नहीं देते। वो बेसिकली आपके डिपेंड कर रहा होता है प्रॉम्प्ट पे। तो कि आपने जो डाटा है ना वो किस तरह का लेना है, और आपका जो प्रॉम्प्ट है वही डिपेंड कर रहा होता है कि आपको जो चैट जीपीटी अब रिटर्न में क्या रिस्पॉन्स देगा। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, जितना जो क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, तो जो चैट जीपीटी है, कोई भी एलएलएम मॉडल है जो जनरेटिव एआई का, तो वो आपको बेहतर जो रिस्पॉन्स है ना वो जनरेट करके देगा। न्यू कंटेंट जनरेट करके देगा, ओल्ड कंटेंट को यूज़ करके। तो इसके ठीक अंदर है। आपको डिफरेंट जो मॉडल्स हैं उसके साथ इंटरेक्ट करना सिखाते हैं। उसके बाद एपीआईज का बताते हैं कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके अंदर जो डिफरेंट मॉडल्स हैं आप मल्टी मॉडल्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सिखाते हैं। तो एडवांस लेवल पे आपको जो जनरेटिव एआई टेक्निक्स हैं लाइक सीएलआईपी और बीएलआईपी मॉडल्स, उनका आपको बताते हैं डिटेल के अंदर। तो ये एक अच्छी फील्ड है, लाइक जिनको कोडिंग के अंदर अगर लाइक इंटरेस्ट नहीं है तो वो वाइब कोडिंग करके भी इन चीज़ों को सीख सकते हैं। और इनके अलावा ना आई थिंक कोहोर्ट 2 स्टार्ट हो गया हुआ है, शायद उसकी रजिस्ट्रेशन आई थिंक ओपन है जनरेटिव एआई की। तो वो आई विल रेकमेंड आप सबको कि आप वो ज्वाइन करें। उसके अंदर डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करके आपको बताई जाती हैं वहाँ पे। और 2 आवर्स का वो सेशन होता है, संडे और सैटरडे और मंडे को। और देन फिर ट्यूसडे टू फ्राइडे आपके जो 1 to 2 आवर के जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है ना वो होती है, प्रैक्टिकल होती है। 2 days थ्योरेटिकल और 4 days प्रैक्टिकल। ठीक हो गया। जी मैम, इसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बट उस सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया है असाइनमेंट्स और अटेंडेंस। तो वो सर हाफिज उसामा ये बता सकते हैं आपको। ग्रुप के अंदर भी अनाउंसमेंट की हुई है, वहाँ से भी ना रीड कर सकते हैं। आई थिंक 80 70 to 90% के बिटवीन है आपकी जो अटेंडेंस का क्राइटेरिया, और जो आपके असाइनमेंट्स है वो भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो उस बेस पे आपको जो सर्टिफिकेट है ना वो मिलेगा। एनीवन, किसी और का क्वेश्चन है? ये जो लैंग चेन और ये लैंग ग्राफ है, इन दोनों में क्या फर्क है? सर जो लैंग चेन है ना वो बेसिकली जनरेटिव एआई के जो टूल्स हैं ना उनको बिल्ड करने के लिए यूज़ होती है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप वाइब कोडिंग नहीं करना चाहते, आप खुद से कोड करना चाहते हैं, तो जो आपके लैंग चेन के फ्रेमवर्क्स हैं ना आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
तो लैंग ग्राफ है ना, वो बेसिक जो लैंग चेन है ना, वो आपके जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के जो एजेंट्स होते हैं ना, उनको सपोर्ट नहीं करता लैंग चेन। तो जो लैंग ग्राफ है ना, वो बिल्ड की गई है बेसिकली लैंग चेन के ऊपर ही बिल्ड की गई है, ताकि वो जो कॉम्प्लेक्स टाइप के जो एजेंट्स है ना, वो उनको सपोर्ट कर सकें, और आप उसको यूटिलाइज करके जो कॉम्प्लेक्स एजेंट्स है ना, वो बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ये लैंग ग्राफ बेसिकली लैंग चेन ही है, उसके नीचे ना उसका मतलब कह लें कि एक जी, उसको एडवांस व्यू एक्सटेंड कर दिया, बिल्कुल उसका एडवांस वर्जन कर दिया। अब तो जो डीप एजेंट्स भी आ गए हैं लैंग ग्राफ के बाद, उन्होंने यूटिलाइज करवा दिया, ऑलमोस्ट 1 to 2 मंथ हो गए हैं। तो वो उससे भी मजीद जो कॉम्प्लेक्स एजेंट्स होते हैं ना, विद इन द डेप्थ, तो वो उन चीज़ों को हैंडल करते हैं, और आप उनको यूटिलाइज करके डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एजेंट्स हैं ना, वो बना सकते हैं। तो इसकी मतलब ये जो चीजें हमने पढ़ी इसकी प्रैक्टिस करनी हो तो ये कहाँ करनी होगी, यार किस ये मतलब प्रैक्टिस, आपके मतलब पास किस डिफरेंट वेबसाइट यूज पर? केसेस मिल जाते हैं। जी ठीक है ठीक है। ठीक है, आपने अगर कोड लिखना है तो वो तो आपको बिल्कुल ऐप को यूटिलाइज करेंगे ना, और जो डिफरेंट यूज केसेस हैं आप वो आपको लैंग चेन के अंदर भी मिल जाएंगे वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अगर आप वैसे एजेंटी के यूज़ केसेस यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने यूज़ केसेस बिल्ड कर सकते हैं कि आपको कौन सा एजेंट बनाना है। अगर आप में मतलब कि हेल्प लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको, अब IBM की वेबसाइट है, यहाँ पे एजेंटी के जो यूज़ केसेस हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपको जो यूज़ केसेस हैं वो भी बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रोटोकॉल, मल्टी एजेंट्स, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उन एजेंट्स को रीड कर सकते हैं कि आपने कौन सा यूज़ केस फॉलो करना है। और आप अपने से भी जो यूज़ केस, अगर आप चाहते हैं कि कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका भी कोई ना कोई यूज़ केस बना के, ठीक है, आप उससे के अकॉर्डिंग भी जो अपना एजेंडा है वो बना सकते हैं। और आप उन एजेंट्स को डिफरेंट हैकाथॉन्स के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आप वहाँ पे भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो बनाते हैं जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ के प्राइस भी आपको मिलते हैं अगर आप विन करते हैं। ठीक है, और आपको मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि आपको रिमोट जॉब भी मिल जाए वहाँ पे। अगर कोई वहाँ पे बिजनेसमैन है, उनको प्रोजेक्ट्स अच्छे लगे हैं, तो वो आपके साथ डील भी कर सकते हैं, मज़ीद उसके अंदर करके आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी हायर कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो मॉडल वगैरह की ट्रेनिंग का ठीक है ये मैं कर रहा था तो ये मेरे से हो तो गई थी, मतलब अगर कोई मॉडल लेके ट्रेन करना है या कोई भी मतलब डिफरेंट मेथड हो जाते हैं, लेकिन मुझे मसला वाला कहाँ आता है कि इनको ना उनके पैरामीटर्स वगैरह कैसे सेट करना है ये समझ नहीं आती। मतलब डाटा भी क्लीन हो जाता है, चलो ठीक है वो तो सिंपल काम है, बाकी मॉडल वगैरह भी सही हो जाता है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स वगैरह होते हैं मतलब जो मैक्स पुलिंग वगैरह होती हैं वो कैसे सेट करनी है? सर, जो मैक्स पूलिंग की आप बात कर रहे हैं ना, लाइक आपका जो मॉडल है वो ओवर फिट या अंडर फिट है, आप उसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के थ्रू लाइक मॉडल को जनरलाइज करना चाहते हैं, यही आपके, जहाँ तक मैं समझाऊँ। जी मतलब पैरामीटर्स मतलब मैं मैक्स पुलिंग ये नहीं किसी मतलब ये एग्जांपल है, मतलब और भी ज्यादा होती हैं, रैलू वगैरह होती हैं उसके अंदर और भी काफी चीजें जी होती जी हैं। तो जी। उन सारों को कैसे सेट करें, क्योंकि कहीं वो थोड़े लगाते हैं, कहीं ज्यादा लगाते हैं, कहीं कुछ वैल्यूज होती हैं कहीं कुछ होती हैं, क्योंकि बाकी सारा तो सिंपल ही काम है, डाटा क्लिक करनी है, मसला उधर ही आता है तकरीबन सारा ना। ये सबसे चीज़ ये है कि जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि मैं पता नहीं चलता हमने रेलू लगाना है, टैन लगाना है, या सॉफ्ट मैक्स लगाना है, ठीक है, या क्या चीज़ लगानी है। इसको, इन चीज़ों को समझने के लिए मैं सबसे पहले उन जो फंक्शंस है ना, एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, लाइक सिग्मोइड है, सॉफ्ट मैक्स है, 10H है, रिलू है, लिकी रिलू है, आगे रिलू की फर्दर टाइप्स हैं। तो हमें उनको थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, उनकी अंडर उनको समझना पड़ेगा कि वो क्या काम करते हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह आप सिग्मोइड का एक्टिवेशन फंक्शन है ना, वो बेसिकली यूज़ होता है बाइनरी के लिए, बाइनरी प्रॉब्लम्स के लिए, लाइक यस और नो के लिए। अब अगर आपके पास मल्टीपल क्लासिफिकेशन कोई कोई प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे सिग्मोइड नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, अब उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, अपने सॉफ्ट मैक्स। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट मैक्स आपका जो मल्टीपल क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करता है, लाइक वन मोर देन टू के जो आपके क्लासिफिकेशन है ना, उनको सपोर्ट करता है।
ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो 10H आ जाता है ना, वो हम यूज़ करते हैं सिक्वेंशियल डाटा के लिए। लाइक जब हम RNN LSTM को यूज़ करते हैं ना, तब हम वहाँ पे 10H को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेन यूज़ होते हैं ना, वो लिक्की रिलू और रिलू ही यूज़ होते हैं। जो इंटरनल हमारे पास जो लेयर्स होती हैं डीप लर्निंग के अंदर, वो हम यूटिलाइज उनको करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने देखना होता है कि जब हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, हम उनको उसकी ये चीज़ भी देखनी होती है कि उसकी जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है ना, वो ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही, या वो मेरे मॉडल के कोडिंग है मेरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है। अब रीलू के अलावा लिकी रीलू भी है। ठीक है, उसके अलावा और भी 2-3 टाइप्स हैं रीलू की। तो आप उनमें से और भी जो टाइप्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों को ना इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाती है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं कि हम अपने मॉडल को जनरलाइज कैसे कर सकते हैं। लाइक ओवरफिट है, अंडरफिट हमारा मॉडल है, तो हम उनको किस तरह जनरलाइज करते हैं। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर ना हम काफ़ी चीज़ें लाइक करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि हम कोई भी मॉडल है ना, उसके 5 to 10 पैरामीटर्स सेट कर लेते हैं। लाइक 5, 10, 15, 20, 25, उसके अकॉर्डिंग लाइक जो भी पैरामीटर्स को जो मॉडल सपोर्ट कर रहा होगा ना, उसके 5 to 10 पैरामीटर्स हम लिख लेते हैं। तो फिर हम बारी बारी उन पैरामीटर्स के ऊपर है ना मॉडल को ट्रेन करते हैं। ठीक है, जब मॉडल का ऑटो वो मॉडल है ना, वो ऑटोमेटिकली सब पैरामीटर्स पे ट्रेन होगा, और जो सबसे बेस्ट पैरामीटर होगा ना, वो आपको निकाल के बता देगा कि आपका जो मॉडल है ना, वो इन पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ट ट्रेन हो रहा है। और यहाँ इस पैरामीटर को आप यूज़ करके जो आप मॉडल को ना मज़ीद जनरलाइज कर सकते हैं। लाइक आपकी जो प्रॉब्लम है अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग की, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना इन चीज़ों को डेप्थ के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ता है कि किस प्रॉब्लम के लिए आपने कौन सा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज़ करनी है, कौन सा पैरामीटर और कौन सा हाइपर पैरामीटर किस मॉडल को सपोर्ट करता है और किसको नहीं करता। ठीक है। अब जिस तरह डिसीजन ट्री है ना, उसके अंदर हमारे पास जीनी हो गया, इम्प्योरिटी हो गया, इन ये जो हाइपर पैरामीटर्स ट्यूनर ने ये सपोर्ट करते हैं, हाइपर पैरामीटर्स। इनके अलावा अगर हम उसके अंदर चले जाएं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, अब ये जो डिसीजन ट्री के पैरामीटर्स हैं, वो उन लीनियर और लॉजिस्टिक को सपोर्ट नहीं करते। तो हमें फिर उन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन से पैरामीटर उन मॉडल्स को सपोर्ट करते हैं। तो आपको इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी। ये हो गया। और इसमें layers में एक ये भी होती, ये वाली भी थी, ये क्या नाम था, बैच नॉर्मलाइजेशन, उसका क्या काम था? जो बैच नॉर्मलाइजेशन होती है ना, वो आपके बेसिकली ओवरफिट और अंडर फिटिंग होना लाइक कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, बैच नॉर्मलाइजेशन लाइक आप के पास डिफरेंट होता है। लाइक आप इसके अंदर ड्रॉप आउट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ड्रॉप आउट के अंदर क्या होता है, आप वहाँ पे ना एडजस्ट कर देते हैं लाइक 0.2, 0.3। अब वो क्या करता है कि जब आपका मॉडल ट्रेन हो रहा होता है ना, उसमें से ट्रेनिंग के बाद है ना, वो कुछ डाटा ना वो ड्रॉप कर देता है। लाइक 0.2 का मतलब होता है कि 20%, 0.3 का मतलब होता है 30%। ठीक है, वो इनमें से डाटा को स्टोर कर देता है, ताकि जो आपका क्या नाम है, जो मॉडल का ओवरफिट या अंडरफिट है ना, उसको हम लाइक रिड्यूस कर सकें। और उसके बाद जो बैच नॉर्मलाइजेशन होती है ना हमारे पास, लाइक इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये टेक्निक होती है जो न्यूरल नेटवर्क्स के की जो इनपुट्स हैं ना, उनके जो लेयर के अंदर जो इनपुट जाती है, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन को। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से ड्रॉप आउट के साथ ही यूज होती है ये भी ना, बैच नॉर्मलाइजेशन। जी, आप इसको सेपरेट भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, इसमें इशू नहीं है कि आपने उसके साथ ही करना है। ठीक है, मैं समझ रहा था कि ड्रॉप आउट में ही होता है ना कि एक दो पैरामीटर्स को ड्रॉप कर देते हैं, तो इस वजह से फिर नॉर्मलाइज यूज करते हैं। नहीं, वो बैच में फिर ये होता है ना कि जो आपका मॉडल ट्रेनिंग है वो ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपको वैनिशिंग या एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट की जो प्रॉब्लम्स है, वो उनको फेस नहीं करना पड़ता इसके अंदर। और जो आपके पास लर्निंग रेट है, वो भी आप हाई लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। बैच नॉर्मलाइजेशन का ये फ़ायदा होता है। ठीक हो, थैंक यू। जी, नो इशू। एनीवन, किसी और का क्वेश्चन? इसको बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास है ना, ये रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हैं। जिस तरह L1 L2 हो गया ना, लीनियर और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो बैच नॉर्मलाइजेशन और ड्रॉप आउट है ना, ये भी हमारे पास रेगुलराइजेशन टेक्निक्स हैं जो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स को ना मज़ीद इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक होगा, समझ लगे। कि एनीवन किसी और का क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर कोई सजेशन देना चाहता है तो वो सजेशन भी दे सकते हैं हम। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? आई थिंक सर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। और आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें आगे ट्रेंड्स को और टेक्नोलॉजी को आगे 2026 में जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है, थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर दें अ, ताकि पता चल जाए। सर रिजवान, आप इन पे कुछ ऐड करना चाहेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स? और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड से मुझे एक चीज़ याद आई है कि ये ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स का जो एक कोर्स है ना, वाई कोड गुरु पे चलता है अभी। आई थिंक ये ख़त्म हो गया, न्यू स्टार्ट होने वाला है विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूईटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ वो कोलैबोरेटिव पे ना वो करते हैं। उसके अंदर यही चीज़ें ना डिटेल के अंदर देखे देखे रीड का सिखाई जाती हैं आपको और पढ़ाई जाती हैं। सर रिजवान इस पे ना बेहतर मज़ीद ऐड कर सकते हैं। जी जी, एक कोर्स भी होता है अभी, आजकल पता नहीं चल रहा है, इसमें मैं भी एक लेक्चर लेता होता हूँ। तो बिल्कुल एक कोर्स भी होता है। तो जो देखें अभी लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है यार, अभी आजकल देखें ना, लोग ज्यादा एआई की बात कर रहे हैं और मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस, स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आजकल लोग इसके बारे में ज्यादा बात करें। लेकिन होता ही है ना यार, ये टेक्नोलॉजीज तो चेंज होती रहती हैं, हमने अपने ना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। तो इस स्टेज पे अगर मुझे कोई कहे कि मैंने ना क्या करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूं, एआई इंजीनियरिंग करूं, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि इस स्टेज पे आपको फोकस करना चाहिए फंडामेंटल्स पे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस, राइट। ये चीजें इसी से इवॉल्व होंगी। और अभी भी अगर आप कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज देखें तो उसमें एआई एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है। क्या आपको एक एआई इंजीनियर बनना चाहिए? नो, नॉट एट दिस टाइम, राइट। क्यों? क्योंकि इन द एंड एआई का एक बूम आएगा और फिर वो सबसाइड हो जाएगा, राइट। लोग उसको एज ए कमोडिटी यूज करना शुरू कर देंगे। अब देखें ना कि जिस तरह जब सर्च इंजन आए थे तो दुनिया में एक मुख्तलिफ कंपनीज ने उसमें इन्वेस्ट किया, जिसमें याहू का सर्च इंजन, जब हम थे ना आप लोगों की एज के उस वक्त, याहू बहुत मशहूर था उसका सर्च इंजन। फिर गूगल आया, गूगल ने डोमिनेट कर लिया, याहू तो चला ही गया। फिर बिंग आया और इसी तरह ये एलएलएम्स हैं। एक स्ट्रगल चल रही है इस वक्त, देखें कौन सक्सीड करता है। बट इन द एंड कपल ऑफ प्लेयर्स रह जाएंगे, राइट, जो इस चीज को डोमिनेट करेंगे, मार्केट को, और हम यूजर्स होंगे उसके। तो हमें यूज केस बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन अगर हमें, मुझे एक एआई इंजीनियर बना, इसका मतलब है मैंने एआई के एल्गोरिदम्स लिखने हैं, मैं इस टाइम पे उस चीज को थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि वो चीज सेचुरेट भी हो जाएगी और उसमें बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी। हाँ, यूज केसेस में होंगी, आपको यूज करनी आनी चाहिए, आपको वाइब कोडिंग आनी चाहिए एक बार। तो मैं इस स्टेज पे तो अभी तक कंप्यूटर साइंस को ही कहूंगा कि कंप्यूटर साइंस जो है ना, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, वो प्रिवेल करेगी, वो आगे जाएगी। वो उसमें जॉब्स भी क्रिएट होंगी विद सम नॉलेज ऑफ एआई। तो फ्यूचर ट्रेंड तो इसी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बाकी जॉब्स की नेचर चेंज होगी, जॉब्स थोड़ी सी श्रिंक होंगी, और नए यूज केसेस आएंगे।
राइट। हमें इसी तरह ये जो जेन एआई का कोर्स है या ये जो कोर्स है, ये इम्पोर्टेंट कोर्स है, ताकि हमें समझ आए कि आगे हमने इन चीजों को किस तरह यूज करना है। क्या देखिए ना, अभी कुछ जॉब्स हैं जो अभी, जिस तरह अभी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, right? इसका हमने नाम भी नहीं सुना था आज से 1-2 साल पहले का। तो नई जॉब्स क्रिएट होती हैं, एग्जिस्टिंग जॉब्स में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होती है। अब जहाँ सॉफ्टवेयर, मतलब मैं आपको बताऊं, लेट 90s में जिस बंदे को वेबसाइट बनानी आती थी ना, वो बहुत सीधा आदमी था। उसको, ही वॉज वेल सॉर्ट आउट कि उसको जॉब भी बड़ी जल्दी मिल जाएगी, मल्टीपल लोग उसको हायर करेंगे, अच्छी वेबसाइट क्रिएशन। लेकिन फिर ये वर्ड प्रेस आ गया और चीजें बड़ी सिंपल हो गई कि आम बंदा भी जाए और ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करे और कुछ करे तो वो एक बेसिक सी वेबसाइट बना सकता है। ठीक है। फिर वो लोग प्रिवेल हुए मार्केट में जो बहुत अच्छे थे वेबसाइट्स बनाने में। जिस तरह जो बड़ी कंपनी है वो तो वर्डप्रेस से जाके वेबसाइट नहीं बनाती ना, उनको तो बड़ी कस्टमाइज वेबसाइट चाहिए, तो वो लोग प्रिवेल हुए। लेकिन बहुत से लोग जिनको थोड़ा बहुत आता था, जो उस बूम से फायदा उठा रहे थे, दे वेंट आउट ऑफ द मार्केट। तो इसी तरह, लेकिन जो जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं ना, अब हम क्यों कहते हैं आप इंजीनियरिंग करें, राइट? इंजीनियरिंग में फिर हम कहते हैं हमें कुछ पढ़ाते नहीं है, काम की चीजें सिखाते नहीं है। भाई आपके फंडामेंटल स्ट्रांग हो रहे होते हैं, वो फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं, ताकि बाद में टेक्नोलॉजी चेंज भी हो जाए, यू आर स्टिल एबल टू सस्टेन द मार्केट। तो ये है। तो अ, मैं तो आप लोगों को इसी यही गाइड कर सकूंगा। लेकिन अहमद सना फारूक यार, बड़ा अच्छा। आप ये मैंने 2-3 दफा आपके लेक्चर सुने, आप माशाल्लाह अच्छा लेक्चर देते हैं। आज भी आप ही बात कर रहे थे ना अहमद सना? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, नहीं आप बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं यार, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। थैंक यू सर। जी। एनीवन जी गॉट सर। एनी क्वेश्चन? सर ये इसी वजह से बस थोड़ा सा फोमो हो गया है। हर जगह सोशल मीडिया पे यही 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 है, तो एक सबके जहन में एक डर सा आ गया, इस वजह से सारे इसी तरफ भाग रहे हैं। और जल्दबाजी में सारा कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से फंडामेंटल्स खराब हो जाती हैं। और फिर आगे हमारे पास चांस भी नहीं आता। अभी तो आई थिंक जिस तरह से जनरेटिव एआई है, अभी एआई एजेंट्स आ गए हैं, उसके बाद भी तो ये इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी। क्या पता कौन सी चीज खत्म होके कौन सी चीज नहीं आ जाए और कौन सी चीज बड़ी बन जाए। तो आपकी बात सही है, हमें फंडामेंटल्स के ऊपर ही फोकस करना चाहिए सबसे ज्यादा। थैंक यू सर। और सर अगर अभी किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें सर से भी। सर अहमद, प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें, जो इस वीक की असाइनमेंट है, लास्ट प्रोजेक्ट वो किस टाइप का होगा और उसकी पाइपलाइन क्या होगी। सर उसके अंदर जो इनकी पाइपलाइंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा ना, जो अभी तक आपने चीज़ें सीखी हैं वो आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सब चीज़ों को, लाइक कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं, एनएलपी से रिलेटेड करना चाहते हैं, आप कोई एजेंटिक एआई से रिलेटेड जब प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो हम आपको ऑप्शंस देंगे। तो उनसे रिलेटेड आपको ना जो गाइडलाइन है ना प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगी कल को इंशाल्लाह। जी सर। तो थैंक यू सर अहमद, आपने बहुत अच्छे लेक्चर्स करवाए। और साथ में एक स्टूडेंट का जो क्वेश्चन था कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, सर इसके बारे में थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि हर वीक असाइनमेंट्स जो होती थी उनमें प्रोजेक्ट्स ही होते थे, और जो हम प्रैक्टिस करते होते थे पूरा वीक में, उसके लिए हम 2 से 3 प्रोजेक्ट हर वीक देते होते थे। तो तकरीबन टोटल मिला के हमारे 8 से 10 प्रोजेक्ट्स तो हमने असाइनमेंट्स में किए हैं, जिसमें ये सारा कुछ कवर हो जाता है। तो सर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। आई थिंक किसी का कोई अब क्वेश्चन नहीं है, तो
जी सर, आई थिंक किसी का नहीं है तो फिर हम सेशन है जो प्लान कर देते हैं। बाकी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कोर्स का, लिंक्डइन पे टैग करके आई कोड गुरु और WP ब्राइगेट। और जी बाकी सर। अगर आप इस कोर्स को अगेन रीज्वाइन करना चाहते हैं तो वो अनाउंसमेंट आई होप सो के 1 to 2 वीक्स के अंदर हो जाएगी, क्योंकि हर 1 to 2 वीक्स के बाद जो कोर्स है ना हम रीस्टार्ट करते हैं। बीच में 1 to 2 वीक्स का जो स्टे है वो ब्रेक लेते हैं। देन आपको विद न्यू कुछ न्यू ट्रेनर्स होते हैं, कुछ ओल्ड ट्रेनर्स होते हैं। अगर आप में से भी कोई विलिंग है पढ़ाने के लिए तो वो रीच आउट कर सकते हैं सर तलहा को, सर हाफिज़ उसामा को रीच आउट कर सकते हैं कि या स्लैक के अंदर मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कोई भी विलिंग हो नेक्स्ट जो कोर्ट है वो पढ़ाने के लिए तो वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो बेसिकली आई कोड गुरु है ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि आप अगर कुछ सीखें वो आगे सिखाएं, आप अपना नॉलेज यहाँ पे आके शेयर करें। ठीक है, अगर आप कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, कोई न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हैं AI से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी, तो आप आई कोड गुरु पे वो चीज़ करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी चीज़ के लिए पे नहीं करना पड़ता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आई थिंक यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स अवेलेबल हैं आई कोड गुरु पे। चाहे आपने DSA सीखना हो, चाहे आपने स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे आपने आर्ट्स की प्रिपरेशन करनी हो, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अपना, हालांकि जो कंसल्टेंट्स हैं वो बहुत चार्ज करते हैं, और आई कोड गुरु आपको फ्री ऑफ कॉस्ट A to Z आपको चीज़ें बताएगा, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए गाइड करेगा आपको। जो फैंक इंटरव्यूज़ कंपनीज लेती हैं लाइक मेटा हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उन इंटरव्यूज़ की आपको प्रिपरेशन करवाएंगे। आपको लीड कोड पे जो एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना आपको सिखाएंगे, और A to Z आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड करेंगे। आपको बताएंगे कि आप इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी जो कोडिंग स्किल्स हैं वो किस तरह इन्हांस कर सकते हैं। तो आप और भी अदर भी जो कोर्सेज चल रहे हैं उनको भी कंसिडर कीजिएगा, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी अच्छी हो सके। मैम लरेब आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज किया आपने। सर आपने स्टार्ट में कोर्स का बताया था जिसमें सैटरडे और संडे थ्योरी होती है और बाकी दिन जो है प्रैक्टिकल करवा देता है, आप उसकी डिटेल्स मैम वो शेयर कर सकते हैं? जनरेटिव AI का वो स्लैक पे आप जाएंगे ना, वहीं पे चीज़ है, ये चैनल बना होगा स्लैक के अंदर जनरेटिव AI के नेम से। ठीक है सर, थैंक यू। जी, तो आप में से अगर कोई विलिंग हो इस नेक्स्ट कोहॉर्ट पे पढ़ाने के लिए इस बूट कैंप में, लाइक इस कोर्स के अंदर, तो वो पढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कोड गुरु का कि आपको यहाँ पे हर चीज़ फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेगी, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आपके यहाँ पे ट्रेनर्स और हर चीज़ें वन ऑफ द बेस्ट मिलेंगी, जो आपको लाइक अगर आप पे भी उन चीज़ों के लिए करोगे ना तो आई थिंक सो उतनी अच्छी चीज़ें आपको नहीं वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स बैठे हैं, जैसे सर रिजवान है, सर डॉक्टर जफर शाहिद है, सर आमिर हैं। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है आप इन डायरेक्ट इनको सर्च को आप लिंक्डइन पे भी रीच आउट कर सकते हैं, आप स्लैक पे भी मैसेज कर सकते हैं सर्च को टैग करके। तो वो आपको डेफिनेटली जो रिस्पॉन्स है वो बैक देंगे। तो जो आई कोड गुरा बेसिकली हम ये कह सकते हैं ऑल इन वन है। ठीक है, ये आपको वहाँ तक लेके जा सकते हैं जहाँ पे आई थिंक सो आप आपने ड्रीम किया होगा, आपके ड्रीम्स को जो फुलफिल करने में काफ़ी हेल्प करेगा इन फ्यूचर। तो बाकी आपको अगर मज़ीद इन डिटेल के अंदर आई कोड गुरु को देखना हो तो आप उनकी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे मेंशन होती हैं चीज़ें। देन आप स्लैक के अंदर डिफरेंट चैनल्स को स्टडी कर सकते हैं कि कोई इस टाइम आई कोड गुरु पे कौन से सेशंस चल रहे हैं, और कौन सी जो क्लासेस हैं, कौन सा बूट कैंप इस टाइम चल रहा है और किसकी चल रही है। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी लास्ट एक और बात कि आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सब, लिंक्डइन पे टैग करके आई कोड गुरु और WP ब्राइगेट को। अगर किसी का क्वेश्चन है तो जी पूछ सर। सकते हैं, नहीं तो फिर हम एंड कर देते हैं। सर अहमद, मेरा एक थोड़ा सा आइडिया था, एक छोटा सा, कि एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को उठाते हैं बहुत बड़े, और उसको लाइक अगर लवेबल बना हुआ है तो इसका एक छोटा सा वर्जन बनाते हैं खुद से मिलके, साथ में उसको सिखाएंगे भी,
और इस तरह से जो है हमारी प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। साथ में उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे आई कोड गुरु के ऊपर ही। हम अगर डेली उसको ब्रेक डाउन करके उसका पूरा प्लान बना के एक एक पार्ट उसका बनाएं और साथ में उसके साथ जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसको एक्सप्लेन करें, तो ये एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर भी हो जाएगी और लर्निंग भी हो जाएगी। यस सर, श्योर, इंशाल्लाह हम इसको कंसीडर करेंगे और इस पे जी मज़ीद सर। ना इन डिटेल बात करेंगे जी सर। सून। हमका आइडिया काफ़ी अच्छा है। जी सर। एनीवन, किसी का क्वेश्चन है? नहीं सर, आई थिंक अब किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो सेशन को एंड करते हैं। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू सर रिजवान। थैंक यू सर अहमद, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। और नमस्ते। नहीं नहीं यार, इंशाल्लाह। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।